दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे मनी एंड बैंकिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अच्छा, आज का हमारा टारगेट क्या था? आज आपको इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर करना था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 कंप्लीट करनी थी, जिसमें हमारे पास में 2 चैप्टर्स है, मनी एंड बैंकिंग। आई होप आप लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, तीनों चीजें रेडी हैं। तो अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तो इस वीडियो पर आ जाओ, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले टारगेट कंप्लीट करो, देन इस वीडियो पर आना। आज हम लोग करेंगे मनी एंड बैंकिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से उठाए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और जितना भी आपने पढ़ा है आज मनी एंड बैंकिंग पूरी यूनिट, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 5 क्वेश्चंस करेंगे हम। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? देखो, मनी सप्लाई का मतलब है हम लोगों के हाथ में जो पैसा है, जो हम लोगों के हाथ में पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। वो कैसे इंक्रीज हो सकती है? आपको एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। 4 तरीके हमें बता रखे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन। अगर हमारा आरबीआई क्या इशू करता है? नोट्स इशू करता है। अगर आरबीआई और मनी इंजेक्ट कर दे, यानी कि और नोट्स इशू कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आरबीआई अगर और नोट्स इशू करेगा मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये तो सही तरीका है। द कमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जो आम जनता से डील करते हैं। हमारे साथ में कौन डील करते हैं? कमर्शियल बैंक्स। जब भी हमें हमारा पैसा डिपॉजिट कराना है, हम कहां डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक्स में, और कमर्शियल बैंक से ही हम लोन लेते हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स अपने क्रेडिट ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर देंगे, यानी कि आम जनता को लोन ज्यादा देंगे, तो आम जनता के हाथ में पैसा आएगा, यानी कि हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ये भी सही है। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारी सरकार टैक्स की रेट्स को कम कर देती है, पहले हमारी इनकम का हमें 10% टैक्स देना पड़ता था, अब हमें हमारी इनकम का 6% पैसा ही टैक्स देना पड़ता है, यानी कि हमारी टैक्स कम हो चुका है। मतलब हमारे हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा ना। पहले 10% टैक्स देते थे, अब से 6% ही टैक्स देते हैं, तो हमारे पास में पैसा ज्यादा बच रहा है, मतलब हमारी मनी सप्लाई ज्यादा है, हम ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। तो ये भी सही है। लास्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट। तो सबसे पहले तो समझो भाई बैंक रेट होता क्या है। देखो, ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, और ये है एक कमर्शियल बैंक जिसका नाम है एसबीआई। मैं कहती हूँ एसबीआई हमारा कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, सेम ऐसे ही एसबीआई भी अपना पैसा कहां पर डिपॉजिट कराता है? आरबीआई के पास में, और उसी से लोन लेता है। तो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी बैंक को इंटरेस्ट देना होता है ना। तो सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई से लोन देते हैं, तो बदले में इन्हें क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। और लंबे समय के लिए अगर लोन लिया गया है, तब आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, उस इंटरेस्ट को बोला जाता है बैंक रेट। अब अगर आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा? पहले एसबीआई इंटरेस्ट देता था 10%, आरबीआई ने इस रेट को इंक्रीज कर दिया। आरबीआई कहता है मैं 10% इंटरेस्ट नहीं लूंगा, अब मैं 20% इंटरेस्ट लूंगा। भाई कमर्शियल बैंक उदास हो गया। कमर्शियल बैंक पहले 10% इंटरेस्ट देता था, 20% इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों लेगा कमर्शियल बैंक? आरबीआई से लोन नहीं लेगा। तो कमर्शियल बैंक के हाथों में पैसे की कमी आएगी। कमर्शियल बैंक के हाथों में पैसे की कमी है तो वो आम जनता को भी लोन कम देगा, या फिर अगर वो आम जनता को लोन दे रहा है तो उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऑब्वियस सी बात है आम जनता के हाथ में भी पैसे की कमी आएगी, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? उल्टा डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर हमें क्या करना है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो कौन कौन से तरीके सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 दिसंबर 2021। 26 दिसंबर 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक न्यूज आई, ध्यान से सुनना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ ₹8710 करोड़ इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 वीक्स टू ड्रेन आउट एक्सेस लिक्विडिटी। हमें क्या बता रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी, इतने अमाउंट की, उन सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेचा, सोल्ड आउट करा, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को बेचा, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेचा। बड़े बड़े पैसे वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करा, ताकि कंट्री के अंदर जो एक्सेस लिक्विडिटी है, एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब है लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो मनी सप्लाई है, लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ड्रेन हो जाए, उस मनी सप्लाई की ताकि कमी हो जाए। आपको बताना है इसके पीछे क्या कारण था, क्या कॉज था, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा हमारी कंट्री
पर। तो देखो, जब भी आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करता है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उस काम को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर है सेलिंग एंड परचेज, दोनों चीजें आएंगी। सेलिंग एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब भी आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल करता है या फिर परचेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहती हूं कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई मतलब चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? जब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कि लोगों के हाथ में जब पैसा ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। आपके हाथ में पैसा ज्यादा है तो कैंटीन में पैसा उड़ाओगे, पार्टी करोगे, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। अब डिमांड ये है बट प्रोड्यूसर की सप्लाई तो इतनी ही है, प्रोड्यूसर इस एक्सेस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। और जब चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। अब इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए? आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचेगा। जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचेगा, कमर्शियल बैंक्स को बेच रहा है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बेच रहा है, तो ये लोग आरबीआई को क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो इन लोगों के हाथों में पैसों की कमी आएगी, पैसों की कमी आएगी, यानी कि मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को अपने आप चीजों की प्राइसेस को गिराना पड़ेगा और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं अगर कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, अगर मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम है, प्रोड्यूसर का जो सप्लाई है वो ज्यादा, उसका स्टॉक पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, इन दैट केस प्रोड्यूसर क्या करेगा? चीजों की प्राइसेस को गिरा देगा ताकि उसका जो स्टॉक है वो सोल्ड आउट हो सके। तो जब चीजों की प्राइसेस गिरती है उस सिचुएशन को डिफ्लेशन बोला जाता है। इकोनॉमी के अंदर ना इन्फ्लेशन अच्छा होता है ना डिफ्लेशन अच्छा होता है। इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो अब आरबीआई इन्हें पेमेंट करेगा, इन लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड करने लगेंगे तो अगेन चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होगी और ये जो प्राइसेस डिक्रीज हो रखी थी, डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व होगी। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है कि इसके क्या क्या कारण हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा और इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो कारण मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल क्यों कर रहा है? सेल कब करा जाता है? जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो। तो यहां पर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है मतलब लोगों के पास में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगा ताकि वो लिक्विडिटी को सोक कर सके। लिक्विडिटी को सोक कर सके मतलब आम जनता के हाथ में जो पैसा है, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में जो पैसा है उसे कम किया जा सके। आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा और ये लोग उसे पेमेंट करेंगे तो लोगों के हाथों में पैसों की कमी आएगी और मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसका क्या रिजल्ट होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस को ही इंप्लीकेशन भी बोला जाता है कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो ध्यान से समझना, आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची, किसे बेची? या तो कमर्शियल बैंक्स को बेची या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेची या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बेची। अब इसकी वजह से क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स में कमी आ जाएगी, कमर्शियल बैंक के पैसे में कमी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सपोज मैं कहती हूं आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेची, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक को आरबीआई को पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करी मतलब कमर्शियल बैंक के पास में पैसे की कमी आ गई। खुद कमर्शियल बैंक के पास में ही अगर पैसे की कमी है तो वो आम जनता को क्रेडिट कैसे देगी? नहीं दे सकते, तो फॉल इन क्रेडिट होगा। आम जनता को क्रेडिट नहीं दे सकती तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई की कमी होगी, आम जनता के पास में पैसा कम हो जाएगा। आम जनता के पास में पैसा कम है तो ऑब्वियस सी बात है आम जनता डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी तो अपने आप जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होने लगेगी। डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर को प्राइसेस गिरानी पड़ेगी और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक केस ये हो सकता है, या फिर ऐसा समझ लो अगर आरबीआई ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज बेची तो इन्वेस्टर्स का पैसा कहां होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास में ही होता है ना, उनका बैंक अकाउंट वहीं पर है। अगर इन्वेस्टर्स पेमेंट करेंगे आरबीआई को, यानी कि इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसे की कमी हो गई, जो पैसा उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के पास में रखवा रखा है उस पैसे की कमी हो गई, तो कमर्शियल बैंक्स लोन कहां से देते हैं? जो पैसा उनके पास में एज अ डिपॉजिट रखा है उसी पैसे से लोन देते हैं ना। कमर्शियल बैंक्स लोन भी कम देंगे, लोन कम देंगे तो लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो हमारी चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रखी थी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगेगी और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो समझ में आया? कुछ इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं। देखो कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स है? जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, आम जनता को लोन देते हैं और आम जनता के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये कमर्शियल बैंक
बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं, ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ एक्स बंदा है, एक्स बंदा एक कमर्शियल बैंक के पास में गया, कमर्शियल बैंक हम ले लेते हैं एसबीआई, और उसने एसबीआई में जाके 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। क्या करे? 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। ये क्या है? हमारे एसबीआई के प्राइमरी डिपॉजिट्स है। कौन से डिपॉजिट्स हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। अब हमारा एसबीआई क्या करेगा? इस 1000 को पूरे के पूरे अपने पास में नहीं रखना। एक्स को उसके मोबाइल में मैसेज यही दिखेगा कि उसके अकाउंट में कितने रुपए, 1000 रुपए हैं, बट ये पूरे के पूरे 1000 रुपए जो एसबीआई है वो अपने पास में नहीं रखता। वो इसके दो हिस्से करता है। वो इसमें से कुछ पार्ट तो एज अ रिजर्व अपने पास में रखता है। फॉर एग्जाम्पल उसने एज अ रिजर्व रख लिया 10% एज अ रिजर्व रख लिया। 1000 का 10% कितना होता है? 100। ये तो एज अ रिजर्व अपने पास में रख रखा है कि कभी भी एक्स बंदा अगर पैसे लेने आएगा तो उसको इतने पैसे लौटा दिए जाएंगे। और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 900, वो इस अमाउंट से क्या कर देता है? दूसरे लोगों को लोन दे देता है। क्या कर देता है? दूसरे लोगों को लोन दे देता है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब एक वाई बंदा आता है लोन लेने के लिए, तो वाई एसबीआई में लोन लेने क्यों आएगा? जब उसका एसबीआई के अंदर अकाउंट है। वाई लोन लेने आया तो एसबीआई क्या करेगा? इसी 900 में से वाई को लोन दे देगा। बट ऐसा नहीं कि लोन दे रहा है तो वो उसको कैश देगा, वो कैश नहीं देगा। बस वो वाई के अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री पास कर देगा। उसमें दिखेगा वाई को कि मेरे अकाउंट में 900 रुपए आ चुके हैं। वाई जब चाहे अपने बैंक अकाउंट से इस पैसे को निकलवा सकता है। कितना भी टुकड़ों में निकलवाए, चाहे लमसम में निकलवाए। अब अगेन ये क्रेडिट दिख रहा है वाई के अकाउंट में, बट कहीं ना कहीं ये पैसा भी एसबीआई के अकाउंट में ही डिपॉजिट है। एसबीआई अगेन इसमें से 10% रखेगा, तो 900 का 10% 90 रुपए रखेगा, और बाकी का 810 किसी दूसरे बंदे को एज अ लोन दे देगा। तो जो पहली बार डिपॉजिट कराया गया था उसे बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। बट इस प्राइमरी डिपॉजिट से जो हमारे एसबीआई ने डिपॉजिट्स क्रिएट करे, 900 रुपए क्रिएट करे, ये 810 रुपए क्रिएट करे, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। और इसी तरह से हमारे कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। तो वही लिखा है, बैंक्स के पास में कैश डिपॉजिट्स आते हैं जो एक्स ने डिपॉजिट कराए थे, इसी को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। अब इन प्राइमरी डिपॉजिट में से हमारा जो एसबीआई है वो कुछ रिजर्व रख लेता है कि कभी भी हमारा एक्स बंदा या फिर वाई बंदा या फिर जेड बंदा, जो भी बंदा है, वो अपने अगर पैसे वापस लेने आता है तो उसे देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब कोई खुरापाती दिमाग होगा जिसके दिमाग में आएगा अगर सारा ही पैसा लेने आ जाए तो आ जाए सारा पैसा लेने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक के पास में किसी एक ही बंदे का अकाउंट थोड़ी ना है। बैंक के पास में इतने सारे अकाउंट हैं तो वो एडजस्ट कर लेता है, दूसरों के में से दे देता है। बैंक्स का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यही कहता है कि सारे के सारे बंदे एक ही दिन अपना पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। तो बैंक्स क्या करते हैं? इन्हीं डिपॉजिट से कुछ रिजर्व रखते हैं और बाकी के पैसे को लोन पर चढ़ा देते हैं, जिन्हें बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। और इन्हीं प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को इकट्ठे क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट। ये वो पैसा है जो कभी भी बंदा डिमांड करके या फिर चेक इशू करके निकलवा सकता है। अब अगर कभी भी आपके एग्जाम में मनी क्रिएशन का क्वेश्चन आता है तो टेबल बना के ही आनी है। कैसे बनाओगे टेबल? ऑल दीज डिपॉजिट्स सर्व एज मनी सप्लाई। ये सारे के सारे डिपॉजिट्स, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट हो जो एक्स ने डिपॉजिट करवाए थे, चाहे वो वाई वाला पैसा हो, जेड वाला पैसा हो, या किसी का भी पैसा हो, इसी पैसे से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं, कंट्री के अंदर पैसा जनरेट करते हैं। अब देखो टेबल के थ्रू कैसे बनाओगे? ये राउंड है, ये डिपॉजिट है, ये लोन है, और ये है रिजर्व। हमने माना है कि कमर्शियल बैंक्स कितना रिजर्व रख रहे हैं? 10% का। पहले राउंड के अंदर एक्स गया, उसने कितना पैसा जमा कराया? 1000 रुपए। इस 1000 रुपए में से 10%, 1000 का 10% कैसे निकालोगे? 1000 इंटू 10%, परसेंट ऐसे निकालते हैं। कितना आए हमारे पास में? 100 रुपीज एसबीआई अपने पास में एज अ रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 को लोन पर चढ़ा देगा। लोन पर चढ़ाया मतलब सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास कर दी, बट कहीं ना कहीं ये पैसा कहां पर है? एसबीआई के डिपॉजिट्स के अंदर ही है। सेकंड राउंड के अंदर वाई आएगा, बैंक क्या करेगा? इसी 900 को वाई को लोन पर दे देगा। अगेन वाई को लोन पर दिया है तो वाई के अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि वाई के अकाउंट में इतना पैसा है। अगेन एसबीआई क्या करेगा? इसका 10% अपने पास में रखेगा, बाकी का 90% जो है उसे लोन पर चढ़ा देगा। थर्ड राउंड के अंदर दूसरा बंदा आता है जेड, वो 810 लोन पर लेगा। अगेन 10% एसबीआई अपने पास में रखेगा, बाकी के पैसे को लोन पर दे देगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स 1000 थे ये 10000 ना हो जाए। कितने ना हो जाए? 10000 ना हो जाए। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 10000 ना हो जाए? तब तक हमें चलते जाना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/C
CRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ध्यान से देखना, 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो कितना है हमारा 10%। इसी कैश रिजर्व रेशियो को कुछ बुक्स के अंदर लीगल रिजर्व रेशियो भी लिख रखा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे हमारे, शुरुआत वाले डिपॉजिट 1000, कितने थे 1000। ये 10% है हमारे पास में, तो परसेंट हटता है तो ऊपर कितना आ जाता है हमारे पास में 100 आ जाता है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 10,000। कितना आया 10,000। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये हमारे टोटल डिपॉजिट्स कितने ना हो जाए, 10,000 ना हो जाए। टोटल डिपॉजिट्स 10,000 है, टोटल डिपॉजिट 10,000 का अगर आप 10% निकालोगे कितना आएगा 1,000। तो अगर CRR का परसेंटेज 1,000 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। दोबारा बताओ, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारे टोटल डिपॉजिट्स 10,000 ना हो जाए। ये कैसे निकला, 1 अपॉन CRR कितना है 10% इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे हमारे पास में 1,000, और अगर परसेंटेज का साइन हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10,000। तो जब तक ये 10,000 ना हो जाए, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, जब तक हमारा CRR यानी कि कैश रिजर्व 1,000 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बात आती है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, देखो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जितना भी पैसा उनके पास में आया उसका कुछ परसेंट अपने पास में एज अ रिजर्व रखते हैं और बाकी के पैसे को लोन पर चढ़ाते जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। पैसे से पैसा बना रहे हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं किसके बेसिस पर, जितना वो पैसा अपने पास में रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं और उनके इनिशियल डिपॉजिट्स के बेसिस पर, कि पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट 1000 थे और CRR कितना था 10% था। तो इसी CRR और इनिशियल डिपॉजिट्स के बेसिस पर कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं, लोगों को लोन देते हैं। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व्स विद द RBI। ये मनी मल्टीप्लायर यानी कि यही क्रेडिट मल्टीप्लायर, ध्यान रखना क्रेडिट मल्टीप्लायर को ही मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यही क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कमर्शियल बैंक मैक्सिमम कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बताता है, ध्यान से समझना। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से। K इज इक्वल टू 1 अपॉन CRR। CRR कितना था 10%, परसेंटेज का साइन हटाओगे ऊपर 100 लग जाएगा, तो ये कटा तो कितना आया 10 आया, यानी कि 10 टाइम्स। कि अगर हमारा CRR कितना है 10% है तो कमर्शियल बैंक 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 1000 इनिशियल डिपॉजिट्स थे और टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए थे 10,000 हो गए थे बाद में, यानी कि 10 गुना पैसा क्रिएट कर दिया हमारे कमर्शियल बैंक्स ने हमारा 10% CRR रख के। तो यही मनी मल्टीप्लायर बताता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर बताता है कि इतना रिजर्व साइड में रखे कमर्शियल बैंक्स कितना गुना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। Credit creation is inversely related to the legal reserve ratio. Justify the given statement using a hypothetical example. अब ध्यान से समझना इसका बी पार्ट भी, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है हमारा ये बिल्कुल इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा है लीगल रिजर्व रेशियो का। ध्यान से समझना, देखो लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा तो अपने पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन अ फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा अपने पास में रखवाना पड़ता है जिसे बोला जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स RBI के पास में रखवाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश, उसे बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कमर्शियल बैंक्स खुद के पास में और RBI के पास में पैसा ज्यादा रखवा देंगे तो आम जनता को क्रेडिट कम दे पाएंगे, आम जनता को लोन कम दे पाएंगे। तो वही लिखा है कि ये जो क्रेडिट क्रिएशन होता है कि कमर्शियल बैंक्स आम जनता को जो लोन देते हैं ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, लीगल रिजर्व रेशियो के। अगर खुद के पास में और RBI के पास में पैसा ज्यादा रखवाया है तो आम जनता को कम देंगे, खुद के पास में कम रखा है तो आम जनता को ज्यादा लोन दे सकते हैं। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, ये मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स का होता है। कमर्शियल बैंक्स के पास में जितना भी पैसा है उसका कितना परसेंट कमर्शियल बैंक्स खुद के पास में रखते हैं और RBI के पास में रखवाते हैं, इस पैसे को बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। कि 10% खुद के पास में रख लिया और 12% RBI के पास में रखवा लिया, यानी कि 22% तो साइड में रखा है, इस पैसे तो आप लोन दे ही नहीं सकते ना। ये क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो है। और लीगल रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि उल्टा रिलेशन है। अगर खुद के पास में और RBI के पास में ज्यादा रखवाया तो आम जनता को आप लोन कम दोगे, अगर खुद के पास में और RBI के पास में कम रखवाया है तो आप आम जनता को ज्यादा लोन दे सकते हो। ध्यान से समझना एक एग्जांपल के थ्रू।
मैं कहती हूँ ये रिजर्व रेशियो कितना है 0.2, यानी कि 0.2%, 0.2 पार्ट कमर्शियल बैंक्स अपने पास में और आरबीआई के पास में रखेंगे। तो देखो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हम कैसे निकालते हैं, पीछे फॉर्मूला था 1/CRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। हमने माना हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं 1000, इनिशियल डिपॉजिट मतलब ये वाले डिपॉजिट कितने हैं 1000 है, और हमारा रेशियो चाहे आप इसे CRR बोल लो, क्वेश्चन में CRR का क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहे आप इसे लीगल रिजर्व रेशियो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो 1 अपॉन हमारा लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 0.2 इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो कितना आएगा आंसर, पॉइंट हटाया तो यहां पर एक 0 लगेगा, 2 1 2, 2 5 10, कितना आया 5000। अगर हमारा लीगल रिजर्व रेशियो 0.2 है, कितना है 0.2 है, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स कितना पैसा जनरेट कर देंगे, कितने डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर देंगे 5000 के। बट अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है 0.5 हो जाता है, तो करके देखो 1 अपॉन 0.2 की जगह पर 0.5 इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे 1000, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10, कितना आया 2000। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले लीगल रिजर्व रेशियो 0.2 था तो कमर्शियल बैंक्स ने कितना पैसा क्रिएट करा 5000, बट जैसे ही ये लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया कमर्शियल बैंक्स ने कम पैसा क्रिएट करा, कितना क्रिएट करा 2000। तो जैसे ही हमारा लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया 0.2 से ये इंक्रीज होकर 0.5 हो गया, कमर्शियल बैंक्स पहले क्रिएट कर रहे थे 5000 रुपए, अब सिर्फ कितना क्रिएट कर रहे हैं 2000 रुपीज। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि लीगल रिजर्व रेशियो में और कमर्शियल बैंक्स जो पैसा क्रिएट कर रहे हैं, मनी क्रिएट कर रहे हैं, उन दोनों में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। समझ में आ रही है बातें। एक लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इनमें से ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, साथ में रीजन भी दे देना। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अगर सेंट्रल बैंक को कंट्री के अंदर मनी को सप्लाई को इंक्रीज करना है तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगा। अच्छा, सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट समझो होता क्या है। आप बैंक में लोन लेने गए, कितने का लोन लेने गए, आप बैंक में 1 लाख रुपए का लोन लेने गए, ठीक है। बैंक ने बोला हम आपको लोन तो दे देंगे बट आपको कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। आपको क्या रखवानी पड़ेगी, कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत होगी 1,10,000 रुपए। कितनी होगी कीमत, 1,10,000 रुपए। आप 1 लाख रुपए का लोन लेने गए हो, बदले में आप सिक्योरिटी रखवा रहे हो 1,10,000 रुपए की। तो ये जो डिफरेंस है ना 10,000 का, इसे बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोला जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, कंट्री के अंदर महंगाई है, मान लो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। महंगाई कब होती है, जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, उस सिचुएशन को महंगाई बोला जाता है। तो आरबीआई क्या करेगा, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, आपको 1,20,000 रुपए की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, यानी कि 20,000 एक्स्ट्रा की आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है। तो आम आदमी हेजिटेट करेगा, सोचेगा लोन लेने से पहले, वो इजीली लोन नहीं लेगा। लोन नहीं लेगा तो मनी सप्लाई कंट्री में डिक्रीज होगी, मनी सप्लाई कंट्री में डिक्रीज होगी यानी कि आम आदमी डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा यानी कि चीजों की जो प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं गिरने लगेगी और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल बैंक अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगा क्या। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक चाहता है कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाए, तो क्या वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगा, नहीं यार वो डिक्रीज करेगा। वो बोलेगा 1 लाख का लोन चाहिए ना, कोई बात नहीं, आप 1,02,000 रुपए की ही सिक्योरिटी रखवा दो, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 2,000 रुपए का, आप 2,000 एक्स्ट्रा की ही सिक्योरिटी रखवाओ। तो आम जनता हेजिटेट नहीं करेगी, वो सोचेगी यार 1 लाख के लोन के लिए 1,02,000 की सिक्योरिटी रखवा दी, कोई बात नहीं, आम जनता आराम से लोन ले लेगी। आराम से लोन ले लेगी तो आम जनता के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यहां पर क्या लिखा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को उल्टा कम कराए। देखो यहां पर कम करा है, 1 लाख के लोन के लिए 1,02,000 की ही सिक्योरिटी गिरवी रखवाई है, तो फॉल्स है। आगे मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई है, जितना भी आप लोन ले रहे हो और उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी रखवा रहे हो उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को गिराना पड़ेगा ताकि लोग एनकरेज होकर लोन ले और लोगों के हाथों में मनी सप्लाई इंक्रीज हो। तो इसी के साथ में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। तो आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लिया तो उस चैप्टर की एमसीक्यू वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगी, जितने भी एमसीक्यू की वीडियोस हैं, जितनी भी वन शॉट वीडियोस है, तो सारी चीजें वहां से कवर कर लेना। आई विल सी यू टुमारो, बाय फॉर नाउ।